अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन का क्या मतलब, जैसे मैंने पहली वीडियो में चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप वर्ड यूज़ कर लें वेंटिलेशन, अगर आप वर्ड यूज़ कर लें ब्रीदिंग, अगर आप यूज़ कर लें गैसियस एक्सचेंज, और अगर आप यूज़ कर लें एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है कि ऑक्सीजन का बॉडी में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, मतलब गैस को एक्सचेंज करना। ये सारे वर्ड्स का मतलब है। ठीक है। अब वेंटिलेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच एयर या गैसेस गोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, वही बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद ये जो वेंटिलेशन है, ब्रीदिंग है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, गैसेस एक्सचेंज है, ये सारे प्रोसेस जो हैं एक ही नाम है इनका। ये दो, इनके अंदर दो फर्दर प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है। इनहेल करना मतलब एयर को हम अंदर लेंगे बॉडी में। द एयर इज़ इन द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एल्वुलाई जो कि ऐसा रीजन है जहाँ पर हमारे पास गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है। जो लंग्स का एक रीजन है एल्वुलाई, जहाँ पर क्या होता है गैसेज एक्सचेंज। इसके साथ कैपिलरीज मौजूद होंगी, मतलब ब्लड होगा उसके अंदर। ये एक एल्वुलाई ब्लड में डाल देगा ऑक्सीजन और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इनहेलेशन है। एक्सहेलेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई ने वापस लिया है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है एक्सहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम एल्वुलाई टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, एक कंप्लीट ब्रीदिंग में हम कहते हैं एक साइकिल ब्रीदिंग का हो गया। तो एक साइकिल ब्रीदिंग में एक कंप्लीट इनहेलेशन होती है, एक एक्सहेलेशन, मतलब आप एक सांस लें एक मरतबा और सांस को बाहर निकाल दें, तो ये एक साइकिल ऑफ ब्रीदिंग हो गया। अच्छा, अब कितना बंदा ब्रीथ करता है एक मिनट में? ये जो नॉर्मल है वो 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट है। ठीक है, 12 से 20 टाइम्स पर मिनट है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मगर ज़ाहिर है जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग रनिंग है, वॉकिंग है, हैवी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा रिस्पायरेशन और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है। और आगे ये मेंशन है इट मे एक्सीड और डिक्रीज ड्यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा कम हो सकती है, कोई डिजीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें फ़िलहाल वो अभी नहीं पढ़ते, बस नॉर्मल याद रखें क्या कि 12 से 20 मिनट, और एक्सरसाइज में ये बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन में थोड़ा सा आपको ना पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, होता कैसे है। देखें, ये होगा कुछ ऐसे। हमारे पास एक बोन होती है चेस्ट में, जो मिडिल बोन है स्टर्नम। स्टर्नम के साथ मौजूद है रिब्स। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, मतलब एक तरफ 12 होंगी, दूसरी तरफ 12 होंगी, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स या 24 रिब्स दोनों तरफ से मिला के। तो ये रिब्स हो गई, और रिब्स के अंदर कुछ मसल्स मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं, रिब्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोस्टल का। जो रिब्स के बीच में जो मसल होंगे वो कराएंगे इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। अब ये भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये जो मैंने बनाया ये आप समझ लें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, और ये मैंने बनाया ये आप समझ लें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। ठीक है। अच्छा भाई, अब होगा क्या? अच्छा, इसके बाद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमेन, मतलब पेट और चेस्ट को एक रीजन जो है, एक मसल सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं डायफ्राम। यहाँ अगर नीचे हमारा एब्डोमिनल कैविटी से नीचे, तो ये मसल होगा डायफ्राम। ठीक है। अब होगा क्या, मैं दोबारा डायग्राम एक बार दोबारा यही वाली डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये होगी स्टर्नम, ये हो गई रिब्स। ठीक है, दोनों तरफ रिब्स होंगी, और ये मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और ये है इंटरनल इंटरकोस्टल। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अब होगा क्या, देखें, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है इसका काम है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब जब हम एयर अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, ये वाला मसल आप समझें नीचे से फिक्स है, नीचे वाली रिब से क्या है फिक्स है, और ऊपर से क्या है ये मूव कर सकता है। तो ये क्या करेगा, सॉरी एक सेकेंड, मैंने आपको उल्टा बता दिया। ये वाला जो मसल है जिसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कह रहे हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली ऊपर से फिक्स है। ठीक है, ऊपर से फिक्स है, और नीचे से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो नीचे से मूव करेगा, ये रिब्स को क्या करेगा, रिब्स को ऊपर की तरफ या और बाहर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब मैं आउटवर्ड दायरा नहीं बना सकता डायग्राम में, अब आप यही कंसीडर कर लें ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। जब ये रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेंगी, ये ऊपर तो फिक्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये नीचे से इसको खींचेगा, खींच के ऊपर की तरफ भी खींचेगा और बाहर की तरफ भी खींचेगा, और खींच के क्या होगा कि जो ऊपर और बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी, तो अंदर चेस्ट की जो कैविटी है, वो थोरैसिक कैविटी जिसको कहते हैं, उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा आपको बताता हूँ ये चीज़ कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है,
ये मसल जो है ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये ऊपर से फिक्स है, ऊपर वाली रिब से, और नीचे वाली रिब से फ्री है। जब फ्री है तो जब हम इंस्पायर करते हैं, जब एयर अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो नीचे वाली रिब को ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचता है, ताकि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए और एयर जो है अंदर ज़्यादा आ सके। पहला काम ये होता है। अब होगा क्या, अब मैंने बताया कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम एक तरह से ऐसे बढ़ा है कि रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करें। दूसरा मैंने बताया जो डायफ्राम मसल होता है, डायफ्राम मसल नीचे की तरफ मूव कर जाता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो एब्डोमिनल कैविटी को मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा, चेस्ट कैविटी का यहाँ से भी क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी। तो चेस्ट कैविटी के एयर अंदर लाने के लिए, ज़्यादा एयर अंदर लानी है तो एरिया को चाहिए होगा ताकि एयर ज़्यादा अंदर आए। तो उससे दो काम हमने किए, रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ मूव कराया और डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ फ्लैट हो गया और उसने चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब होगा क्या, एक बॉयल्स लॉ आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, हमने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, कम हो गया, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी और हमारी बॉडी में अंदर क्या हो जाएगी, इन्हेलेशन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है इन्हेलेशन का। अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये आपको समझ आ गया, एक्सहेलेशन भी समझ आ जाएगा। क्या होता है कि ये मैं नीचे बनाता होता कुछ ऐसे, ये आ गई स्टर्नम, ये दोबारा रिब्स आ गई। ठीक है भाई, ये आ गई रिब्स, और ये तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यहाँ था। अब मैं बनाता हूँ इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल अगर आप समझें यहाँ पर है, तो मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो ऊपर से फिक्स था, तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल नीचे से फिक्स है और ऊपर से फ्री है। जब ऊपर से फ्री होगा, अब हम एक्सहेलेशन जब करते हैं तो ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये ऊपर से फ्री है तो ऊपर से रिब्स को, ऊपर वाले रिब को नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड, उसके पहले क्या मूव कर रहा था, अपवर्ड आउटवर्ड। अब रिब्स जो हैं ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ और इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेंगी। जब डाउनवर्ड इनवर्ड मूव करेंगी तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया अंदर सारा कम हो गया। जब रिब अंदर मूव करी एरिया कम हो गया, और जो नीचे डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया था, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया था, जिसको हम कहते हैं डूम शेप। ठीक है, गुंबद की तरह शेप होता है, डूम शेप हो जाता है, इसकी नॉर्मल शेप है, मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, ये समझे। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आ गया तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इससे भी कम हुआ। तो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को हम एक्सहेलेशन में कम करें तो वही बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम हमने कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा हो गया और एटमॉस्फेयर का अब क्या है, प्रेशर कम, तो ज़्यादा से कम एयर मूव कर जाएगी और एयर बाहर मूव कर जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है, बस ये अगर इतनी बातें भी आपको समझ आ गई तो आपकी बुक में जो जो बातें हैं अब आपको वो समझ आ जाएंगी अच्छी तरह। अच्छा भाई, हमने वेंटिलेशन देख लिया था, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखना है। अच्छा भाई एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा भाई, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि प्रेशर ऑफ द लंग चेंज व्हेन वी ब्रीद इन एंड आउट। ठीक है, जब हम ब्रीद इन एंड आउट करते हैं प्रेशर ऑफ लंग चेंज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या होगा, इंस्पायरेशन में क्या होगा, देयर इज़ फॉल इन गैस एक्सटेंशन ऑफ द एल्वियोलर एयर सैक विच फॉल्स व्हेन द एयर लॉन्चेज इनटू द लंग्स। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या है कि एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया था, इंस्पायरेशन में प्रेशर क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, और प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर से हमारे गैसेज अंदर आ रहे थे, इनहेलेशन हो रहे थे। बस वही बात को डिफरेंट वर्ड में मेंशन करना चाह रहे हैं। और एक्सपायरेशन में क्या है, प्रेशर ऑफ एल्वियोलाई एक्सीड दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हमारे पास हमने एयर बाहर निकालनी है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा था, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा था, और जब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ एयर मूव कर जाएगी और बाहर निकल जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी, एक्सहेलेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म को, जो इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। मतलब क्या कि ज़्यादा से कम की तरफ ऐसे मूव करना, एक तरफ कम प्रेशर रखना, दूसरी तरफ ज़्यादा प्रेशर रखना, ऐसे मूव करना, इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, विच इज़ डिक्रीज इन प्रेशर इन द रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी इन रिलेशन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो हमारे पास डिक्रीज़ होता है प्रेशर थोरेसिक कैविटी में, जब थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम होता है, कब कम होता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है, रिब्स आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर से हमारे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अच्छा भाई, अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का वही जो मैं बता चुका हूँ। बेसिकली इंस्पायरेशन का एक्टिव प्रोसेस है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एनर्जी लगती है इसमें। ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस थोरेसिक कैविटी का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इन इट्स साइज। और कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको बाहर और आउटवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करा देते हैं। और डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है। अच्छा भाई, डायफ्राम, अच्छा
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे मूव करेगा, फ्लैट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और रिलैक्स जो दूसरा मसल था इंटरनल इंटरकॉस्टल, इसी में इसका मैंने आपको रोल बताया था एक्सपायरेशन में, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, तो ये रिलैक्स ही रहेगा, तो ये इसलिए मेंशन है। अगर आप ये ना भी मेंशन करना चाहें तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल डायफ्राम का रोल होता है एक्चुअली इंस्पायरेशन में। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मूव द रिब्स आउटवर्ड, वही मैंने बताया, और यहाँ पर होगा आउटवर्ड और फॉरवर्ड होता है, ठीक है। बाहर आउटवर्ड और अपवर्ड होता है, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब हो गया फॉरवर्ड और अपवर्ड होगा। एज वेल एज स्टर्नम एंड प्रोग्रेसिवली मूव इनवर्ड, ये बात वही मेंशन करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये लिखें कि यहाँ पर आउटवर्ड मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है, तो ये अगर दोनों बातें लिखें तो ये वाली लाइन की बात है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, अगर ये लिखें तो बात वही है। अच्छा भाई, अब क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, दी कैपेसिटी इज इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज़्यादा रिब्स बाहर मूव कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी का, तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो अंदर क्या है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, और क्या होगा, इवेंचुअली बाहर से एयर आ जाएगी। द एक्सपेंशन ऑफ लंग डिक्रीजेज दी एयर प्रेशर इनसाइड द लंग, ठीक है। जब लंग्स एक्सपेंड हुए तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वही बात है, वॉल्यूम एक्सपेंड होने से बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ आ जाएगी एयर, तो अल्टीमेटली एयर रेशेस इनटू द लंग्स, ठीक है। ये बात मेंशन है, वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ खास इसमें न्यू नहीं है। अच्छा भाई, आगे है एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन। ये क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, ये बात याद होनी चाहिए। और ये रिवर्स है उसका, थ्रोन आउट विच इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का रिवर्स है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे होता है, कंट्रैक्शन होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो नीचे की तरफ, रिब्स इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। इनवर्ड नीचे और अंदर की तरफ मूव करेंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में एयर जा सकती है। और डायफ्राम क्या करता है, ऑल्सो रिलैक्सेज, डायफ्राम भी रिलैक्स होता है, डूम शेप नॉर्मल अपनी शेप में आ जाता है, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम कर देता है। तो ऐसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। आउटकम क्या होता है, एयर जो है अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स एक्सपायर बाहर चली जाती है रिस्पिरेटरी पाथवे से। तो ये आपका जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का टॉपिक है।